नमो जिनाणम जिये भयाणम पढ़ पाइयम वत पाइयम पढ़ पाइयम वत पाइयम। तो आज हम प्राकृत साहित्य का इतिहास कड़ी चल रही है। उसका रूप आ रहा है देशीय भाषा की तीन रूप। तो पहले हमने वैदिक या छांदस भाषा के बारे में देखा। तो इसमें बताया कि भारतीय भाषा और जो अन्य भाषाओं का भी प्रभाव हमारा वैदिक साहित्य में पड़ा है। तो अब देशीय भाषा के तीन रूपों में देखने को मिल रहे हैं कि उदीच्य यानी उत्तरीय विभाषा, दूसरा मध्य देशीय विभाषा, तीसरा प्राच्य अर्थात पूर्वी विभाषा। उदीच्य विभाषा उस काल की परिनिष्ठित विभाषा है। इसका व्यवहार सप्त सिंधु प्रदेश में होता था। इसी परिनिष्ठित विभाषा में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद साहित्य लिखा गया। आधुनिक पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं उत्तरीय पंजाब की भाषा उस समय परिनिष्ठित या शुद्ध मानी जाती थी और यही उस समय की साहित्यिक भाषा थी। यह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के निकट एवं रूढ़िबद्ध थी। कोशी ब्राह्मण में बताया गया है कि उदीच्य प्रदेश में भाषा बड़ी सावधानी से बोली जाती है। भाषा सीखने के लिए लोग उदीच्य प्रदेश में जाते थे और वहां से लौटता है उससे सुनने की लोग इच्छा करते थे। जिस प्रकार से कहते हैं ना, बनारस में वहां पर ब्राह्मणों का और पंडितों का साम्राज्य है और बड़े बड़े विद्वान रहते हैं। जो भी जाता है बनारस में और वहां पर उनसे सीख कर आता है, तो गांव में आके लोग वो सोचते हैं कि कितने बड़ा विद्वान बन गया है और उसके सभी सुनते हैं। इसी प्रकार से ये उदीच्य प्रदेश में भी है। इससे सिद्ध होता है कि उदीच्यु का उच्चारण बहुत ही शुद्ध होता था और वे भाषा सिखलाने के लिए गुरु माने जाते थे। यही वह भाषा है जिसे आधार मानकर महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और संस्कृत भाषा की आधारशिला को दृढ़ बनाया। पाणिनि का जन्म गांधार में शालातुर गांव में हुआ था और उनकी शिक्षा तक्षशिला में संपन्न हुई। ये दोनों ही स्थान उदीच्य प्रदेश में हैं। अब दूसरा नंबर आता है मध्य देशी द्विभाषा। इसका रूप स्पष्ट नहीं है पर इतना निश्चित है कि उदीच्य भाषा के समान रूढ़िबद्ध नहीं थी और ना ही प्राच्य के समान शिथिल। जैसे कहते हैं ना कि न्यूट्रल, बीच में रहना, मध्यम मार्ग। तो इसका स्वरूप मध्यम मार्ग था। प्राच्य भाषा संभवतः आधुनिक अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार प्रदेश में बोली जाती थी। ये असंस्कृत एवं विकृत भाषा थी। इसमें द्रविड़ एवं मुंडा भाषा के तत्वों का पूर्ण मिश्रण विद्यमान था। इस भाषा के बोलने वाले ऐसे लोग थे जिनका विश्वास यज्ञीय संस्कृति में नहीं था। इसी कारण उन्हें व्रात्य कहा जाता था। इन व्रात्यों का सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन भी उदीच्य आर्यों की अपेक्षा भिन्न था। बुद्ध और महावीर इन्हीं आर्यों में से थे। इन दोनों ने सामाजिक क्रांति के साथ मातृभाषा को समुचित महत्व दिया। परिनिष्ठित उदीच्य भाषा के अधिपत्य को हटाकर जन भाषा को अपना उचित पद प्रदान किया। डॉक्टर चाटुचर्य ने ब्राह्मण ग्रंथों के आधार बताया कि व्रात्य लोग उच्चारण में सरल एक वाक्य को कठिनता से उच्चारणीय बतलाते हैं और यद्यपि वे दीक्षित नहीं हैं फिर भी दीक्षा पाए हुए की भाषा बोलते हैं। इस कथन से स्पष्ट है कि पूर्व के आर्य लोग व्रात्य संयुक्त व्यंजन, रेफ और सूक्ष्म ध्वनियों का उच्चारण सरलता से नहीं कर पाते। संयुक्त व्यंजनों का ये समीकृत रूप ही प्राकृत ध्वनियों का मूलाधार है। इस प्रकार वैदिक भाषा के समानांतर जो जन भाषा चली आ रही थी वही आदिम प्राकृत थी। पर इस आदिम प्राकृत का स्वरूप भी वैदिक साहित्य से ही अवगत किया जा सकता है। अतः निर्विवाद सत्य है कि छांदस और संस्कृत में मूर्धन्य ध्वनियों का अस्तित्व प्राकृत तत्व को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अतः भारत जर्मनिक परिवार की किसी अन्य भाषा, यहाँ तक कि अवेस्ता में भी
मूर्धन्य ध्वनियां नहीं है। मूर्धन्य ध्वनियां होती ना, ट ठ ढ ढ ण श श आदि। तो संस्कृत व्याकरण के नियम अनुसार जो दंत्य न के पूर्व यदि किसी शब्द में री र और शा हो तो वे मूर्धन्य ण में परिवर्तन हो जाता है। इस नियम के भीतर प्रवेश करने पर अवगत होता है कि प्राचीन या मध्यकालीन आर्य भाषा में ये नत्व की प्रवृत्ति द्राविड़ भाषा परिवार के संपर्क के कारण आई होगी। अब जैसे कि हम राम शब्द के रूप बनाते हैं संस्कृत में, तो तृतीय विभक्ति में क्या बोलते हैं हम? रामेण। नैनी बोलते हैं, ना बोलते हैं हम। तो इसी प्रकार से इसका प्रभाव दिखाया है। आर्यों के आगमन के समान यहाँ नेग्रिटो, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ जाति के लोग निवास करते थे। ऑस्ट्रिक जाति के लोग निषाद एवं द्रविड़ लोग आर्यों में दस्यु और दास नामों से प्रसिद्ध हुए। उत्तर या उत्तर पूर्व से आए हुए तिब्बती चीनी लोग किरात के लोग। अतः आर्य भाषा को द्राविड़ और आग्नेय दोनों परिवारों ने प्रभावित किया। मूर्धन्य ध्वनि का अस्तित्व द्राविड़ परिवार के संपर्क से ही आया है। यही कारण है कि भारतीय परिवार की अन्य किसी भी भाषा में इन ध्वनियों का अस्तित्व नहीं है। छांदस में रा का ला ध्वनि के रूप में विकास में पाया जाता है। वही ला दंते ध्वनि से मिलकर उसका मूर्धन्य भाव कर देता है। छांदस में ल वाली प्रवृत्ति पाई जाती है जो प्राच्य भाषा या प्राकृत का प्रभाव है। बात यह है कि उत्तरी भारत समतल मैदानों का प्रदेश होने के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर प्रायः तथा कभी कभी पूर्व से पश्चिम की ओर लोगों का आवागमन होने से एक प्रदेश की भाषा में प्रचलित विशेष रूप दूसरे प्रदेश की भाषा में सरलतया पहुंच जाते थे। अतः प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल से ही आंध्र प्रादेशिक भाषाओं का सम्मिश्रण होता आ रहा है। अतः वैदिक भाषा के साथ जन भाषा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। इन जन भाषा को स्वरूप और प्रकृति के आधार पर प्राकृत कहा जा सकता है। डॉक्टर पी डी ने अपने एन इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव फिलोसफी नामक ग्रंथ में लिखा है, From the above, it will be seen that the lingual in Vedic and later the Asper are due to the influence of the old practice. These three foremost had extended side by side with the Vedic dialects. This gave us the later literary practice side by side with the language of the Veds and the Prakrit. There was crank even during the period of the production of the hymns, a language which was much more developed than the Prashti language and which had the chief characteristic of the oldest phase of the Mandian development. अर्थात प्राकृतों का अस्तित्व निश्चित रूप से वैदिक बोलियों के साथ साथ वर्तमान था। इन्हीं प्राकृतों से परवर्ती साहित्यिक प्राकृतों का विकास हुआ। वेदों एवं पंडितों की भाषा के साथ साथ यहाँ तक कि मंत्रों की रचना के समय भी एक ऐसी भाषा प्रचलित थी जो पंडितों की भाषा से अधिक विकसित थी। इस भाषा से मध्यकालीन भारतीय बोलियों की प्राचीनता अवस्था की विशेषताएं भी विद्यमान थी। वैदिक तथा परवर्ती संस्कृत के वे शब्द जिनमें न के स्थान पे ना का प्रयोग होता है प्राकृत रूप है। अतः आणी, पुण्य, पर्ण, काण, कर्ण, निपुण, गण, कुणार, तूण, वेणु, वेणी शब्दों को मूलतः प्राकृत का ही माना जाता है। इसी प्रकार शिथिल शब्द में इकार का होना, रे के स्थान पे ला हो जाना भी पूर्वीय प्रवृत्ति के साथ साथ प्राचीन प्राकृत का अस्तित्व सिद्ध करता है। यह एक सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी नई जाति पुराने निवासियों के संपर्क से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करती है। वनस्पति, पशु सृष्टि, भौगोलिक परिस्थिति, प्रतिदिन के रीति रिवाज
एवं धार्मिक मान्यताएं आर्यों ने आर्यतरों से ही ग्रहण की होगी। फलतः उनका शब्द भंडार अनार्य भाषाओं के संपर्क से पुष्ट एवं समृद्ध हुआ होगा। इस प्रकार छांदस साहित्य में प्राकृत भाषा के तत्वों का समावेश आर्यों के आगमन से ही होता आ रहा है। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से छांदस भाषा के अंदर जो आर्य और आर्यतर की भाषा है वो आपस में मिल गए, सामंजस्य हुआ, एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ, तभी इसके अंदर ज्यादा शब्द आए। तो कल हम करेंगे प्राकृत भाषा का विकास किस प्रकार से आगे होगा, और तो हम उसमें उदाहरण देखेंगे थोड़ा सा। जैसे हम कहते हैं करम, करम को हम प्राकृत में क्या बोलते हैं, कम। तो किस प्रकार से चेंज हो जाता है, तो इसको आगे आज जानेंगे हम। तो आपको आपसे अनुरोध है कि आप इस प्राकृत साहित्य के इतिहास को अवश्य सुने और अपने व्यू भी दें कि आपको कैसा लगा। कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नमो जिनाणम, जिये विहाणम, जय गुरुदेव।